गुड इवनिंग गाइस। देखिए बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास मैथ्स की ऑब्जेक्टिव टाइप। बेटा चलिए देखिए, पहले मैं क्या करता हूं, पहले आपको चैप्टर वाइज आपको थोड़ा सा इसका मतलब बता देता हूं, है ना। सभी चैप्टर्स का अपन मतलब देख लेते हैं पहले, ठीक है बेटा। देखिए, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब बेटा वास्तविक संख्याएं संख्याएं यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपको तभी आएगा जब आपको सारी संख्याओं की जानकारी अच्छे से होगी, ठीक है बेटा। देखिए, अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएंगे इसमें, वो आएंगे आपकी संख्याओं से। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे संख्याओं से, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम विषम, भाज्य, इधर से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ना बेटा। तो सभी संख्याओं की जानकारी हमें होगी तो हम आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं वास्तविक संख्याएं, ठीक है बेटा, यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं में अपन बात करेंगे बेटा किसकी? प्राकृतिक संख्याओं की। तो देखिए बेटा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। बोर्ड पे अपन ने पहले से नोट करके रखा है, इसलिए बोर्ड पे नहीं समझा सकता, तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, है ना। तो आप लोग क्या करना है, चाहे तो नोट्स बना लें, ठीक है बेटा। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं आती है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनती में प्रयोग होती हैं, या गिनती में जिन संख्याओं को अपन यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं होती है, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे बेटा? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं बेटा? देखिए, सबसे पहले आई प्राकृतिक संख्याएं, इसके बाद में आई आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में यदि आप जीरो को भी जोड़ दो, प्राकृतिक संख्याओं में यदि आप जीरो को भी जोड़ दो तो आपकी क्या बन जाती है बेटा? पूर्ण संख्याएं बन जाती है, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा? यहां से देखिए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 1, 2, 3 और 0। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? क्या क्या दे दिया? 1, 2, 3 और 0। आपको आपके लिए क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आपको आंसर क्या करना है? 0, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। समझ में आया? चलिए, और एक और क्वेश्चन बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, आपका आएगा क्या? सत्य सत्य में पूछ सकता है आपसे, कैसे पूछेगा बेटा? देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सत्य है या असत्य? आपसे पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सत्य है या असत्य है? बताइए। तो कैसा है बेटा? सत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है ना। क्या है? सत्य है। असत्य है ये बात। कैसी है? असत्य है। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या बोलोगे, है ना। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसने बोला सभी पूर्ण संख्याएं, क्या बोली है? सभी पूर्ण संख्याएं। तो बेटा सभी पूर्ण में तो 0 भी आती है। क्या आती है? 0। 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, फिर आपने कैसे बोल दिया कि सत्य है? आ रही बात समझ में? है छोटा सा क्वेश्चन है ना। बात छोटी है, बट इसको अपन को समझना है कि प्राकृतिक संख्याओं में कहां से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। आई बात समझ में? यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। चलो, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? चलिए ये बताइए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? असत्य, गलत। ये बात फिर से आपने यहाँ पे फिर से धोखा खा गए हम। बेटा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो 1 से स्टार्ट होती हैं, और उसमें होती है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, थोड़ा सा क्या है, 10th वालों का पेपर था ना, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी आना पड़ा। नहीं नहीं, इनका एग्जाम था तो उस वजह से, है ना। हाँ हाँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद ले आना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिए बेटा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे बात समझ में?
तो यहाँ पे धोखा नहीं खाना, वही तो बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन छोटा है, अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया तो कोई भी बता देगा आंसर, तो वो डायरेक्टली थोड़ी पूछेगा आपसे, थोड़ा कैसे पूछेगा, घुमा के पूछेगा। आई बात समझ में? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे बात समझ में? तो कैसा लगाओगे आप? सत्य लगाओगे इसको। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं बेटा, ठीक है? क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें जीरो नहीं होती। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया? बाकी परिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं ये आप समझते हो, वो संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? चलिए, कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, 0, 1, 2, 3, 5, क्या दोगे आंसर? 0, 1, 2, 3 और 5 क्या दोगे आंसर? क्या दोगे? 0 मत दे देना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आंसर दे देंगे 0, क्योंकि वो बोलता है ना q नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर आप लगा देते हो जल्दी से 0। तो आपको आंसर 0 नहीं लगाना है बेटा, उसमें लगाना है पाई। क्या लगाना है? पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसने बोला है q नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला है? q नॉट इक्वल टू 0। बेटा जब आप 0 लिखोगे, आपके ऑप्शन में आया 0, क्या आया? 0 आया, ठीक है बेटा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1, तो ऊपर वाली संख्या हुई p का मान और नीचे वाली संख्या हुई q का मान। तो हमने तो q के बराबर में 0 लिखा ही नहीं है, हमने तो किसके बराबर में लिखा है? p के बराबर में लिखा है, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या है। 0 कैसी है? परिमेय संख्या है, इसलिए आप क्या लगाओगे? 0 नहीं लगाओगे, आप लगाओगे पाई। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आप समझते ही हो, अपरिमेय संख्याओं में आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी अंडर रूट में संख्याएं हैं वो लगाओगे आप अपरिमेय संख्या में, ठीक है। और जो आपकी डॉट 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 वाली हो वो भी अपरिमेय संख्याओं में लगाओगे। जैसे आपको आ गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? आपको आ गया अंडर रूट 4, अंडर रूट 4, 4 आ गया, 8, 4, 8, ठीक है, 5, अंडर रूट 3, बताइए कौन सी है? अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 नहीं है। अंडर रूट 4 का मतलब है 2, क्या है? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो वो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा और बाहर क्या आएगा? 2। अगली बात समझ में? चलिए, ये हुई आपकी संख्याएं। इसके बाद में आपसे और भी पूछ लेते हैं थोड़े से 1-2 एग्जांपल। देखिए बेटा, आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको 1, 2, 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? देखिए, सॉरी, 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2, 4, 6, 8। ध्यान से सुनना, 2, 4, 6, 8। सब आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? 2, 4, 6, 8, बताइए कौन सी है? कौन सी है सबसे छोटी भाज्य संख्या? कौन सी है? जल्दी बताइए। 2? गलत। समझ रहे हो ना? यही तो एग्जाम वाला फंसाएगा आपको। आप जल्दी से कर दोगे 2 है बेटा। 2 भाज्य संख्या नहीं होती, 2 होती है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। क्या है? 4। और 1 तो होती ही नहीं है, 1 को तो भाज्य अभाज्य में सम्मिलित ही नहीं किया जाता, ठीक है। 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, 1 को भाज्य अभाज्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। आई बात समझ में? 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई बेटा? आपकी 4। और अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो फिर कहोगे 2। 1 मत कह देना उसमें, आपको ऑप्शन में पूछा आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 1, 2, 3, 5, आप लगाओगे 1। 1 नहीं लगाना है, अपन को आंसर लगाना है 2, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, है ना। सभी चैप्टर्स का भी मैं मतलब बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि किस चैप्टर का मतलब क्या होता है ना। बाकी ये क्वेश्चंस तो अपन लेकर आए हैं, ये ओटी लेकर आए हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट होते हैं आपकी, है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट है, समझ रहे हो। वैसे तो आपके जो अपन पढ़ेंगे, ये ओटी जो अपन पढ़ेंगे, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी, कभी बाई चांस नहीं आती है,
कभी बाई चांस 1% ऐसा हो जाए कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को ना मिले, उसके लिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा वर्क करा रहा हूं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चैप्टर है बेटा। तो अभी जो अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा उसमें से ही आएगा। जो अभी अपन ने संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, ये कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, वहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, है ना। इस और वो क्वेश्चन मैंने इनमें नहीं रखा, इस वजह से आपको समझाया है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आप देखोगे तो आपका है बहुपद। कौन सा चैप्टर है बेटा? बहुपद। सबसे पहले बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि बहुपद होता क्या है, आई बात समझ में। बहुपद होता क्या है, पहले हमको पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। देखिए बेटा, देखिए बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले समझेंगे हम बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा व्यंजक या ऐसा समीकरण बेटा जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, वो कहलाती है बहुपद। आगे बात समझे। अभी अब पूर्ण संख्या बोला, अब आप बोलो पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या अभी बताई थी तुमको। पूर्ण संख्या का मतलब क्या? जीरो, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आगे बात समझ में। यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात, चर की घात मतलब वेरिएबल की घात, चर की घात मतलब वेरिएबल की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए अब देखिए, अब बहुपद, ये बहुपद हो जाएंगे। जैसे कि एक घात होना, एक घात होना मतलब उसकी घात कुछ भी नहीं होना, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बेटा? रैखिक बहुपद। देखो किसी की, जैसे कि देख लीजिए, मैं एक रैखिक बहुपद का मैंने एग्जांपल लिख दिया, x प्लस 1, ये है आपका रैखिक बहुपद। क्या है बेटा? रैखिक बहुपद है ये आपका। देखिए जरा, ये आपका रैखिक बहुपद है। अब आप बोलो ये रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि बेटा इसकी घात दिख नहीं रही ना, इसका मतलब इसकी घात कितनी है? एक है। कितनी है? एक। एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आया? चलिए, और इस टाइप के कैसे हो सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 1। समझ में आ गया? 2x प्लस 1, ये सभी आपके कहलाते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है बेटा। आगे आप पढ़ोगे इसमें द्विघात वाले बहुपद। कौन से? द्विघात। जिनकी घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद, जिनकी घात 3 होगी वो त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में। और देखिए बेटा, आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, एक बहुपद दिया जाएगा आपको और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि बहुपद की घात कितनी है। तो जिस उस जो समीकरण दिया हुआ है, जो व्यंजक दिया हुआ है, उसमें जो आपको चर की घात सबसे अधिक दिखेगी वो ही आपका बहुपद होगा। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? यानी x y z जो भी आपका चर रहे, x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। यानी चर, चर मतलब एबीसीडी लेटर, एबीसीडी के लेटर की जो घात आपको सबसे बड़ी दिख जाए, जो पावर आपको सबसे बड़ी दिख जाए, वही बहुपद की घात होगी। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, ये तो हमने समझ ली कि रैखिक बहुपद, बहुपद की घात, ठीक है, ये हम समझ गए कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, ये सब समझ गए। अब हम समझेंगे क्या कि भैया ये बहुपद होते हैं, तो कुछ ऐसा बता दो कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं, है ना। देखिए बेटा, थोड़ा सा बता देता हूं। अगर एबीसीडी का लेटर लिख रहा है, एबीसीडी का लेटर आपका अंडर रूट में लिख रहा है, किसमें लिख रहा है? अंडर रूट में, यानी कि चर आपका लिख रहा है अंडर रूट में। जैसे कि आपको ऐसा एग्जांपल बन जाए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। एक लिखा हुआ है x प्लस 1, एक लिखा हुआ है x प्लस 1, एक ऑप्शन लिखा है 2x प्लस 2, एक लिखा है 3x प्लस 1, ठीक है, और एक लिखा है अंडर रूट x प्लस 1। आप कौन सा बताओगे? अंडर रूट x प्लस 1 बहुपद नहीं है। आगे बात समझ में। देखिए जरा, एबीसीडी का लेटर बेटा अंडर रूट में हो या उसकी पावर कैसी हो? ऐसी हो, 1/2, आधी। 1/2 का क्या मतलब? आधा, ठीक है, या फिर उसकी पावर हो माइनस में, कैसी हो? माइनस में, या फिर वो कहा जाए बेटा नीचे, कहा जाए नीचे। कैसे नीचे? ऐसा 1/x प्लस 1 नीचे आ गया। अब तुम बोलोगे भैया ये तो इसके ऊपर पावर तो माइनस की कुछ थी नहीं, ना ये अंडर रूट में था, फिर ये कैसे बहुपद नहीं हुआ? ये नीचे आ गया ना बेटा। इसको जब ये नीचे है, नीचे का मतलब होता है भाग में होना, जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर वापस से माइनस आ जाएगी। आ रही बात समझ में?
अगर कोई संख्या अंडर रूट में है, नीचे है, भाग में है, चर, तो वो संख्या कैसी होगी, वो समीकरण कैसा होगा बेटा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, इतना समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही समझना था, आगे आएंगे हम चैप्टर नंबर 3 पर। इस पर चैप्टर नंबर 3 पर देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 3 है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण देखने को मिलेंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ, अभी हमने बताया आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है बेटा, दो वेरिएबल होंगे इसमें, कितने होंगे, दो, एक्स वाई, क्या होंगे, एक्स वाई, आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे, एबीसीडी के दो लेटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का क्या मतलब, यानी चर तो दो रहेंगी, एबीसीडी के लेटर तो दो रहेंगे, लेकिन उसकी पावर जो है वो क्या रहेगी, एक रहेगी। क्या रहेगी बेटा, एक रहेगी। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को, आगे अच्छे से चलिए बेटा। अब देखिए जरा, आप इसमें पढ़ोगे, आपका इसमें जो ओटी आएंगी, दो चर वाले रैखिक समीकरणों से आपकी जो ओटी आएगी, देखिए बेटा, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, है ना, उनका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है बेटा, देखो हर एक सवाल में आपको दो समीकरण देखने को मिलेंगे, तो दो समीकरण के लिए दो व्यापक समीकरण होंगे। क्या होंगे, व्यापक समीकरण होंगे, ठीक है। कैसे बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये होंगे। अब यहां से आपके, जैसे कि मान लीजिए अपन मान लेते हैं कि जो दो समीकरण है आपके क्या है, चलो मैं इधर समझा देता हूं आपको, देखिए जरा, मान लीजिए कि ये जो दो रैखिक समीकरणों की बात कर रहा है वो ये है, कौन सा, पहला मान लेता हूं a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, एक ये मान लिया। दूसरा मैंने मान लिया बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, दूसरा समीकरण ये मान लिया। अब यहीं से आपकी बनती है ओटी। जब अपन इन दोनों, जो भी अपने पास समीकरण दिए रहेंगे आपके, जो भी आपके पास जो समीकरण दिए होंगे, जो रियल समीकरण होंगे जो आपको दिए रहेंगे, उनकी तुलना जब अपन इससे कराएंगे तो अपन को a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 के मान प्राप्त होंगे। आगे बात समझ में, फिर उनका करेंगे अपन एक दूसरे से इनसे कंपैरिजन। यानी कि आपने पढ़ा होगा बेटा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। आपने पढ़ा होगा अद्वितीय हल, क्या बना है बेटा, अद्वितीय हल, क्या पढ़ा, अद्वितीय हल पढ़ा। यहाँ पर क्या होता है, अद्वितीय हल, मैं एक ही में सारा बता देता हूं। अद्वितीय हल होता है और रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं, अद्वितीय हल और रेखाएं कैसी, प्रतिच्छेदी, ठीक है बेटा। ये आपकी यहाँ पर बनेगी अद्वितीय हल की शर्त, कौन सी बेटा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, और रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, कौन सी होंगी बेटा, प्रतिच्छेदी। और समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा, कैसा होगा, संगत। आ गई बात समझ में। पहली कंडीशन यही बनती है बेटा, आपसे पूछा जाएगा जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो निम्न में से समीकरणों के मान क्या होंगे, तो आप क्या बताओगे, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये है एक अद्वितीय हल की शर्त। आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो समीकरण निकाय का हल कौन सा होगा, तो आप क्या लिखोगे, एक अद्वितीय हल होगा। आ गई बात समझ में। इस तरीके से आपसे एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछता है। सेकंड आपका क्या है बेटा, इसको साफ कर देता हूं मैं। सेकंड आपकी शर्त क्या बनेगी, ठीक है, सेकंड आपकी शर्त बनेगी बेटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ये है, यहां पर क्या होगा बेटा, अनंता अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। फर्स्ट वाले में अद्वितीय हल था और अनेक हल थे। और रेखाएं कैसी होंगी बेटा, यहाँ पर रेखाएं होंगी संपाती। क्या होंगी, संपाती। संपाती का मतलब ये होता है बेटा एक के ऊपर एक होना। इसमें रेखा थी प्रतिच्छेदी, फर्स्ट वाले में क्या थी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है, काटती है, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या है, सेकंड वाले में आपका है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ पे रेखाएं होंगी संपाती। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होना, यानी एक के ऊपर एक, उसको बोलते हैं संपाती।
ठीक है, यहाँ भी कैसा होंगे बेटा, समीकरण निकाय के संगत होंगे। कैसे होंगे, यहाँ पर भी समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे, है ना। और इसके कैसे हल निकलेंगे बेटा, अनंता अनेक हल निकलेंगे। आगे बात समझ में। चलिए बेटा, मैंने आपको अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि कैसी होंगी, है ना, समांतर होंगी कि प्रतिच्छेदी होंगी, है ना, कि संपाती होंगी, सारी चीजें, तीनों चीजें कंबाइंड बता रहा हूं मिला के, समझना कि संगत होंगे कि असंगत होंगे, तीनों चारों चीजें सब कैसा बता रहा हूं आपको, कंबाइंड बता रहा हूं, ठीक है ना, समझना जरा, ठीक है। अब नेक्स्ट शर्त आपकी कौन सी है, नेक्स्ट शर्त आपकी ये है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है बेटा c1 बटा c2। तो समीकरण निकाय का बेटा कोई हल नहीं होगा। पहला आपने पढ़ा अद्वितीय हल था, सेकंड आपने पढ़ा अनंत अनेक हल होंगे, यानी कि बहुत सारे हल होंगे। थर्ड आप पढ़ रहे हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसमें समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा। आगे बात समझ में, इसमें समीकरण निकायों का कोई भी हल नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा। और यहां पर होती है, देखिए ये है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। रेखाएं होंगी आपकी समांतर। कैसी होंगी, समांतर। समांतर का क्या मतलब होता है बेटा, देखिए मैंने आपको बताया प्रतिच्छेदी, यानी एक रेखा को दूसरी रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। फिर मैंने आपको बताया कौन सी बेटा, समांतर रेखाएं, सॉरी संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक रेखा होना। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सी बेटा, समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब ये होता है बेटा, दोनों रेखाओं को कितना भी बढ़ाओ उनमें अंतर समान रहे, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे कि रेल की पटरियां दोनों समांतर होती हैं, उनमें अंतर हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। देखिए जैसे कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच में जो अंतर है वो हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा, ठीक है ना बेटा, कैसा रहेगा, समान। इनको कितना भी आगे बढ़ाओ ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। आगे बात समझ में। और यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर बेटा समीकरण निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत, और इसका कोई हल नहीं होगा। तीनों कंडीशन आपको अच्छे समझ में आ गई। चलिए बेटा, ये तीनों कंडीशंस आपको इसलिए बताएं बेटा, ताकि आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इनके आंसर्स आपको अच्छे से आ जाएं, ठीक है बेटा। चलिए, आप एग्जाम में रट कर जाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए हमको रट कर नहीं जाना, हमको समझ कर जाना है, ठीक है ना। चलिए, बाकी वीडियो हमने बना दी है, आप बार बार देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। क्या पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 4। चलिए, चैप्टर नंबर 4 है आपका द्विघात समीकरण। क्या है, चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या मतलब, नाम से क्लियर हो गया, द्विघात समीकरण, यानी कि इसमें पढ़ेंगे दो घात वाले समीकरण। कैसे पढ़ेंगे बेटा, दो घात वाले, जिनकी घात कितनी होगी, दो होगी। क्लियर हुआ। देखिए बेटा, द्विघात समीकरण में देखिए बेटा, द्विघात समीकरण में आपसे पूछेगा, देखिए यदि कोई द्विघात समीकरण, कोई सा द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके कब वास्तविक मूल निकलेंगे, मूल मतलब शून्यक, मूल मतलब क्या, शून्यक, उसके मान, ठीक है, जो चर है उसका मान। मूल का क्या मतलब होता है, जो चर है उसका मान। जैसे शून्यक पढ़े थे अपन ने, क्या पढ़े, शून्यक, शून्यक पढ़े, शून्यक क्या होता था, चर का मान। ऐसे मूल भी क्या होते हैं, चर के मान होते हैं। आई बात समझ में। शून्यक मतलब, शून्यक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरे समीकरण को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। अब मूल, मूल मतलब चरों के मान, वेरिएबल के मान। अब आपको इसमें देखने को मिलेंगे कि भैया कब समीकरण निकाय कैसा होगा, समान एवं वास्तविक हल होंगे, कब भिन्न हल होंगे, और कब उसका कोई भी हल नहीं होगा, है ना। कब उसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे, कब भिन्न होंगे, और कब कोई भी मूल नहीं होंगे, है ना। चलिए देखिए जरा, उसको बोलते हैं काल्पनिक मूल। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, देखिए जरा। आपने पढ़ा होगा d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, ये होता है विविक्तर। क्या होता है, विविक्तर आपका। इसमें d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, इसमें देखिए जरा बेटा, इसी से समझेंगे अपन, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac।
यानी कि आपका ये है बी वर्ग माइनस 4ac। क्या है? बी वर्ग माइनस 4ac। जब बी वर्ग माइनस 4ac बड़ा होगा किससे? जीरो से। क्या होगा? जब बी वर्ग माइनस 4ac बड़ा होगा जीरो से, तब आपके दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। इधर लिख देता हूं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न और वास्तविक मूल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, बी वर्ग माइनस 4ac, बी वर्ग माइनस 4ac से बड़ा है क्या? चलो, से बराबर है क्या? जीरो। ये मान लेते हैं पहले, से बराबर है क्या? जीरो। अब दोनों बराबर है तो बराबर से क्लियर है, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, यानी कि दो समान और वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो बराबर कह दो या समान कह दो, बात एक ही है। दो समान वास्तविक मूल। ठीक है, दो समान वास्तविक मूल होंगे बेटा। ठीक है, चलिए, दो समान वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? बी वर्ग माइनस 4ac, बी वर्ग माइनस 4ac से बड़ा होगा क्या? जीरो। तो ये होता है बेटा, कोई भी मूल इसके नहीं निकलेंगे। क्या? कोई मूल नहीं निकलेंगे इसके। इसको बोलते हैं काल्पनिक मूल। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी मूल। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक का क्या मतलब होता है? रियल। अभी अभी आपने पढ़ा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या मतलब? रियल नंबर। यानी वास्तविक का मतलब होता है रियल, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे इसके, यानी कि ये कैसे हैं? काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ये कोई नहीं होते। वो कब होती है ये कंडीशन? जब बी वर्ग माइनस 4ac से बड़ा क्या होता है? जीरो। समझ में आया? चलिए, अब आया आपका नेक्स्ट जो है समांतर श्रेणी। क्या आया बेटा? समांतर श्रेणी। देखिए बेटा, समांतर श्रेणी में देख लीजिए आप। देखिए बेटा, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, सारे चैप्टर्स जो हैं उसमें से बता दे रहा हूं, चैप्टर्स का मतलब बता दे रहा हूं, और ये बता रहा हूं कि उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है ना? ऐसे डायरेक्टली बताऊंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपको चैप्टर्स का मतलब बता रहा हूं, और उससे आपका किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है ना? चलिए, अब आया आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अभी आपको बताया था मैंने, जब अभी समांतर रेखाएं बताई थी, अभी अपन पढ़ रहे हैं क्या? समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब एक ही होता है, चाहे वो समांतर श्रेणी हो, चाहे वो समांतर रेखाएं हो। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? अब इसमें समांतर श्रेणी में आप इस टाइप के सवाल पढ़ोगे बेटा, जो आपकी सीरीज रहेगी। क्या रहेगी? सीरीज। सीरीज का मतलब श्रेणी। जैसे कि श्रेणी कैसी होती है बेटा? 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या बन रही है? श्रेणी। बेटा आप देखोगे इनमें प्रत्येक पद में समान अंतर रहेगा। कितना रहेगा? समान। देखो, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। इसमें ऐसा ही अंतर कैसा रहेगा? समान रहेगा। अंतर कैसा आता जाएगा बेटा इसमें? समान। तो समांतर श्रेणी का मतलब हुआ समान अंतर, यानी कि समांतर। ठीक है, समांतर श्रेणी। इसमें आप जितनी भी श्रेणियां पढ़ोगे उसमें यही पढ़ोगे कि वो कैसी रहेंगी? समांतर श्रेणी में रहेंगी। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी, कुछ श्रेणी बनाकर दे दी उन्होंने, 4 श्रेणी बनाकर देंगे। आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्न में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अरे बात समझ में? तो जिसमें अंतर समान रहेगा वो होगी आपकी समांतर श्रेणी। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, और आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि अभी मैंने श्रेणी बनाई थी 2, 4, 6, 8 और 10, ये श्रेणी बनाई। आपसे पूछा जाएगा दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताइए कि क्या होगा। क्या बोलेंगे आपसे? दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताइए क्या होगा। तो बेटा पहला पद ही क्या होता है? प्रथम पद होता है। पहला पद क्या होता है? प्रथम पद। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका सार्वमांतर पद क्या होगा। सार्वमांतर मतलब बेटा सभी में जो अंतर समान है उसी को बोलते हैं सार्वमांतर। सभी में जो अंतर कैसा है? समान है, उसी को बोलते हैं सार्वमांतर पद। क्लियर हुआ? चलिए, यानी कि डी की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो बेटा डी की वैल्यू, डी4 होता है डिफरेंस। क्या होता है? डी4 डिफरेंस, यानी कि अंतर। अंतर निकाल रहे हैं कि सार्वमांतर पद क्या है। देखिए, सार्वमांतर का मतलब सभी में जो अंतर समान। ठीक है ना? चलिए आइए, तो देखिए बेटा डिफरेंस हमेशा निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो बेटा a2 माइनस a1, यानी कि मैं 4 में से 2 घटाऊंगा, 4 में से 2 घटाऊंगा, कितना आएगा? 2। आ गया ना अंतर?
आपको पता चल गया कि प्रत्येक पद 2 जोड़ने पर आ रहा है। 2 में 2 जोड़े 4 आ गया, 4 में 2 जोड़े 6 आ गया, 6 में 2 जोड़े 8 आ गया। तो प्रत्येक में कैसा है, जो अंतर है वो कैसा है, समान है। इसलिए ये श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में। समझ में आ गई बात। आप किसी में से भी निकाल सकते हो बेटा। 6 में से 4 घटा दो तो भी 2 ही आएंगे। 10 में से 8 घटाओगे तो भी 2 आएंगे, और 8 में से 6 घटाओगे तो भी आपका 2 आएगा। क्लियर हुआ। सार्वधातुक पद और प्रथम पद निकालना आ गया। क्लियर हुआ। झूठ मत बोलना बेटा, बता देना। चलिए ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। अब देखिए बेटा, पूरा चैप्टर आपका 2 सूत्रों पर चल रहा है। पूरा चैप्टर कितने सूत्रों पर चल रहा है, 2 फॉर्मूले पर आधारित है पूरा चैप्टर। पहला आपका एनवा पद। कौन सा, एनवा पद। आपसे कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। समझ में आ रही बात। देखिए एनवा पद, पहला फॉर्मूला रहेगा a प्लस एन माइनस वन। देखिए ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला ये रहेगा। दूसरा रहेगा सम ज्ञात करने वाला, है ना, जोड़ ज्ञात करने वाला। प्रथम, जैसे प्रथम 10 पद, श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ये है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है सम ज्ञात करने वाला। देखिए बेटा, एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपसे पिछली बार डायरेक्टली पूछ लिया गया था, ठीक है ना। ये सूत्र आपसे कई बार डायरेक्टली पूछ लिया गया है पेपर में, तो ये याद रखेंगे अपन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। देखिए एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन, या ए प्लस ए एन, इधर लिख देता हूं। या फिर कैसा लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। अरे बात समझ में। ये इसी फॉर्मूले के अलग अलग रूप है ना। अब वो कब है, अभी जो मैं चैप्टर कराऊंगा आपको सॉल्व, तो उसमें समझा दूंगा कि कब अपन को ये वाला यूज करना है, कब ये, है ना, बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। अब पढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 6। किस पर आते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 6 पर। चलिए चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। चलिए चैप्टर नंबर 6 देखिए। चैप्टर नंबर 6 का नाम है क्या, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल्स। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। चलिए, अब त्रिभुज में अपन पढ़ेंगे बेटा, त्रिभुज में अपन पढ़ेंगे क्या, कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं, कौन सी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ये सब क्वेश्चंस आप इसमें पढ़ोगे। देखिए बेटा, समरूप के लिए शर्त है। समरूप का क्या मतलब होता है, पहले मतलब समझ लीजिए कि समरूप होता क्या है। समरूप का मतलब होता है बेटा देखने में एक जैसे होना। अरे बात समझ में। समरूप का क्या मतलब हुआ, देखने में एक जैसे होना। और एक होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का क्या मतलब हुआ, सर्वांगसम का मतलब बेटा सर्व अंग समान, यानी कि पूरी तरीके से वो एक जैसा होना, ठीक है। आ रही बात समझ में। सर्वांगसम और समरूप समझ में आ गया कि नहीं आया। देखिए जरा, अब समरूप कैसा होगा। समरूप के लिए शर्त देखिए बेटा, आकार भले ही छोटे बड़े हों, लेकिन उनकी आमाप कैसी होती, देखो आमाप बराबर भली नहीं हो, आमाप मतलब माप। देखो उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। कैसी हो, समरूप की शर्त है कि जिस आकृति की अपन बात कर रहे हैं, विशेष रूप से अपन बात करेंगे इसमें किसकी, त्रिभुज की, ट्रायंगल्स की, है ना। दो त्रिभुज कब कैसे होंगे, समरूप। तो देखिए जरा, उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। संगत कोण समझते हो, ठीक है। संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उनकी भुजाएं हैं, जो संगत भुजाएं हैं, वो कैसी होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए, ठीक है। बराबर भले नहीं हो, लेकिन एक समान रेशियो में होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। चलिए, ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 6। आगे देखते हैं इसमें और किस टाइप की शर्त पढ़ोगे आप। यही पढ़ोगे बेटा, समरूप सर्वांगसम पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है। और मैं देख लेता हूं कुछ, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। और बेटा आपके सर्वांग समता है कि सर्वांग समता के टाइप होते हैं कि कौन सी सर्वांग समता है ना। ए सर्वांग समता है, एंगल एंगल एंगल, या एस एस एस, है ना, साइड साइड साइड, ये सारी हमने पढ़ी है ना। चलिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। सर्वांग समता और समरूपता के आधार पर ही आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे ओटी में, ठीक है ना। अभी ओटी
अपन अभी मेन फोकस लेकर चल रहे हैं वो किस पर, ओटी पर। अपन अभी टारगेट बनाकर ही ओटी को चल रहे हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं बेटा, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए अब निर्देशांक ज्यामिति में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए बेटा, क्या आप इस टाइप के ग्राफ को जानते हो? क्या पढ़ा है आपने इस टाइप का ग्राफ कभी? ये पढ़ा है बेटा। चलिए देखिए, ये जो पूरा तल होता है उसको बोलते हैं कार्तीय तल। तल मतलब ये जो इसका एरिया है आसपास का उसको बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है बेटा। इधर आपका x होता है, इधर आपका x डैश होता है, इधर आपका y होता है और इधर आपका y डैश होता है, ठीक है बेटा। ये वाली लाइन को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्षैतिज रेखा, ठीक है बेटा। ये आपकी होती है क्षैतिज रेखा और ये ऊपर वाली लाइन होती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या होती है बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर हुआ बेटा। इधर ये जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसको बोलते हैं बेटा मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओ से। ये क्या है, ओ है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बेटा 0,0। देखिए बेटा, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है और डॉट डॉट डॉट, जहां तक अपन को जरूरत पड़ेगी वहां तक अपन ले सकते हैं। इधर माइनस के मान होते हैं बेटा, इधर -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट, जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक ले लेंगे। इधर आपके प्लस वाले मान होते हैं 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ऐसे इधर माइनस वाले मान होते हैं -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। जहां तक अपन को जरूरत लगेगी अपन वहां तक बना लेंगे, ठीक है बेटा। देखिए और क्या है इसमें, देखिए बेटा एक और बता देता हूं आपको। एक्स अक्ष पर भुज होता है। क्या होता है, एक्स अक्ष पर भुज होता है और वाय अक्ष पर कोटि होती है। क्या होती है, कोटि। एक्स अक्ष पर भुज, वाय अक्ष पर कोटि, ठीक है। ये होता है बेटा प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है बेटा। चलिए और क्या है इसमें, देखिए आपसे पूछा जाएगा कार्तीय तल में, कार्तीय तल में स्थित सेकंड चतुर्थांश में कोई समीकरण है, सेकंड चतुर्थांश में स्थित कोई समीकरण है, उसके निर्देशांक क्या होंगे। एक बात और याद रखना बेटा, हमेशा x का मान पहले लेते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। किसका मान लेंगे पहले, x का। आपसे पूछा जाएगा, और हाँ x अक्ष पर y के निर्देशांक शून्य होते हैं और y अक्ष पर x के निर्देशांक शून्य होते हैं। देखो बेटा x अक्ष पर y के निर्देशांक कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। तो यहाँ x का मान लीजिए 1 होगा तो y का कितना होगा, 0 होगा। x का कुछ भी हो सकता है। x बार बार बोल रहा हूं, x अक्ष पर y के निर्देशांक शून्य होते हैं और y अक्ष पर x के निर्देशांक शून्य होते हैं, याद रखना। और y अक्ष के लिए बता देता हूं मैं आपको, y अक्ष, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं x अक्ष के लिए x ही लिख दिया क्योंकि कोई भी मान हो सकता है वहां पर। और y अक्ष के लिए लिख दिया बेटा मैंने, y अक्ष पर x के निर्देशांक शून्य होते हैं और जो पहला वाला मान होता है वो होता है x का, ठीक है। तो x का मान हो गया 0 और y की जगह पे मैंने y लिख दिया बेटा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, क्या इतना अच्छे समझ में आ गया? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, ठीक से समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर 7 में आपसे यही पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 7 के बाद अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 8 देखिए, चैप्टर नंबर 8 क्या है, और चैप्टर नंबर 7 में एक और भी बता देता हूं, एक सूत्र का यूज होता है, दूरी का सूत्र। किसका, दूरी। दूरी का मतलब डिस्टेंस, वही। चलिए क्या होता है बेटा, डी फॉर डिस्टेंस यानी दूरी बराबर, ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। पूरा चैप्टर इस पर आधारित है, दूरी सूत्र पर, ठीक है ना बेटा, समझ में आया। चल एक सूत्र और भी इसमें, विभाजन सूत्र है, एक मध्य बिंदु वाला है, वो आगे बताएंगे जब अपन चैप्टर्स के सवाल करेंगे, है ना। चलिए बेटा अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 देखिए बेटा,
चैप्टर नंबर 8 क्या है? चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। क्या दिया है बेटा? त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रहे हैं अपन त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए बेटा, देखिए जरा इसमें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नाम से देखिए, त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है तीन और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप से संबंधित इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें आप देखोगे कि कब उन्नयन कोण बनता है, कब अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है बेटा? जब कोई व्यक्ति इस, देखिए एक मीनार है, एक व्यक्ति उसके नीचे खड़ा है, ठीक है ना, आई बात समझ में? या कोई खंबा है, ऐसा समझ लीजिए कोई खंबा है, उसके नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, और जब बेटा खंबे के नीचे व्यक्ति खड़ा है कुछ दूरी पर, है ना, वहां से जब खंबे के शिखर को व्यक्ति देखेगा या मीनार के शिखर को जब व्यक्ति देखेगा तो उसको गर्दन ऊंची करना पड़ेगा, यूं देखेगा। तो जब क्षैतिज तल से, इससे उसका जो स्तर रहेगा उसको बोलते क्षैतिज, ठीक है। देखिए बेटा, जब वो देखेगा तो मनुष्य की आंख के बीच और शीर्ष के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। कहने का मतलब इधर देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई क्या है? खंबा है। क्या है? ये कोई खंबा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये इसका क्षैतिज स्तर हुआ, क्या हुआ? क्षैतिज स्तर, ठीक है। ये इसका क्षैतिज स्तर है, ये व्यक्ति खड़ा है कोई, ठीक है, ये व्यक्ति बना दिया हमने, ठीक है। अब ये ऊपर देखेगा तो ये इधर जाएगा, इसको बोलेंगे बेटा, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए एक बनेगा आपका उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। दूसरा बनेगा आपका अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कब बनेगा? अवनमन कोण बेटा जब बनेगा, क्या है, मान लीजिए कि आप छत पर खड़े हो। कहां पर खड़े हो? छत पर, और नीचे एक डली है फुटबॉल। तो आप ऊपर से खड़े होकर क्या कर रहे हैं? फुटबॉल को देख रहे हो। ऊपर खड़े होकर क्या कर रहे हो? फुटबॉल। तो आपकी आंख के बीच और जिस बिंदु पर फुटबॉल डली है, जिस जगह पर, उसके बीच में जो कोण बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, वो बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर रेखा से, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है ऊपर वाली, ऊपर से नीचे को जब अपन देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है बेटा? अवनमन कोण बनता है, ठीक है ना। चलिए, और क्षैतिज रेखा से जब अपन ऊपर की ओर देखते हैं तब क्या बनता है? उन्नयन कोण। चलिए, ये बनेंगे आपके यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, देखिए बेटा, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। क्या नाम है बेटा चैप्टर नंबर 9 का? चैप्टर नंबर 9 देखिए आपका, त्रिकोणमिति के कुछ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण हो गए थे आपके, ठीक है। अब देखिए, चलिए बेटा त्रिकोणमिति का परिचय देख लीजिए। ये अभी क्या गलती से चैप्टर नंबर 10 निकाल लिया था और उन्नयन कोण अवनमन कोण बता दिए थे बेटा। अभी देखिए आप कौन से त्रिकोणमिति के परिचय में देखिए। त्रिकोणमिति के परिचय में यानी 9 और 10 वो तो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। ये दोनों चैप्टर कैसे हैं? एक दूसरे पर। अगर आपको 9 आएगा तो कैसा आएगा? वो 8 आएगा तो आपको 9 आएगा, और 9 आएगा तो आपको 8 आएगा। चलिए देखिए त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्या है? त्रिकोणमिति, क्या बात कर रहे हैं अपन? त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप। इसमें देखिए त्रिकोणमिति अनुपात है आपके, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है बेटा। देखिए जरा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, समझ में आई बात? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब तीनों के उल्टे भी होते हैं। क्या होते हैं? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। समझ में आया? तीनों, ठीक है, दिए हैं बेटा आपके। चलिए, इन तीनों को आपको, ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इन तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? याद रखना पड़ेगा। इतना समझ में आया? आगे देखिए,
त्रिकोणमितीय सारणी आपको याद करवाई है हमने, सभी के मान आपको पता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के आपको सबके मान पता है, वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जो आपकी जोड़ियां बनती हैं वो कहां से बनती हैं? वो यहीं से बनती हैं। इन समझ रहे हो? ये यहीं से आपकी बनेगी। ठीक है बेटा, चलिए बाकी मैं इसका इंट्रोडक्शन और पढ़ाऊंगा कब? जब अपन सवाल करेंगे, डायरेक्टली सवालों में उनका बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 9 हो गया, उन्नयन कोण अवनमन कोण हो गया थे उसमें। चलिए इधर आइए, बाकी का त्रिकोणमिति की ये हो गया ना। चलिए अब देखेंगे चैप्टर नंबर 10 क्या है? व्रत। क्या है? व्रत। व्रत है, क्या है? व्रत। व्रत का मतलब क्या होता है बेटा? सर्कल। क्या होता है? सर्कल। अब व्रत के बारे में जरा समझ लीजिए, थोड़ा सा देखिए जरा, व्रत क्या होता है? व्रत में एक त्रिज्या होती है बेटा। अब आप बोलो त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या किसे कहते हैं? अरे बस, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये बेटा आपकी जो ये राउंड राउंड शेप है, ये जो है इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और ये जो आपका केंद्र होता है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। R4 त्रिज्या, R4 रेडियस। ठीक है, R4 रेडियस यानी कि त्रिज्या। आगे बात समझ में, ये होती है आपकी त्रिज्या। इतना समझ में आया आपको? त्रिज्या। चलिए त्रिज्या समझ गए, अभी आप परिधि समझ गए, दोनों समझ गए। आगे देखिए, अब इसमें आप पढ़ोगे व्यास। क्या पढ़ोगे? व्यास। ये केंद्र से ऊपर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी व्यास कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या समझ गए, व्यास भी समझ गए बेटा। अब इसमें आप देखोगे जीवा। क्या देखोगे? जीवा। ये कोई वृत्त का कोई हिस्सा है ना, कोई ये वृत्त खंड है। ठीक है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त खंड कहलाती है। ठीक है, ये देखो वो जीवा कहलाती है। वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्तखंड कहलाती है। वो क्या बोलते हैं? जीवा कहलाती है। समझ में आ गया बेटा? देखिए जरा, अब व्यास क्या होती है? अब आप ये मत बोलना कि भैया ये मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये भी आपकी जीवा हुई। ये जीवा नहीं है बेटा, ये केंद्र से ऊपर जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। क्या होती है? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है बेटा? व्यास। समझ में आ गया? देखिए बेटा, और जो व्यास होता है आपका वो त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना। d बराबर होता है 2r। क्या होता है? d बराबर होता है 2r, है ना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या फिर आप बोल सकते हो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है बेटा, चलिए ये पढ़ लिया अपन ने। इसमें अब आप क्या पढ़ोगे? व्रत में आप पढ़ोगे त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। क्या पढ़ोगे? त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। देखिए बेटा, एक बार अच्छे से बना के समझा देता हूं आपको। देखिए ये केंद्र है, देखिए जरा, ये पापा लेकर आए सेब आपके। मान लीजिए सेब वृत्त के आकार का, वैसे वृत्त के आकार का होता तो नहीं है, लेकिन अपन मानकर चलते हैं। ठीक है, अपन ने क्या करा, मम्मी ने क्या करा, चाकू से उसको इस शेप में काटा। कभी कभी ऐसे काट देते हैं, काट देते हैं, ऐसा ऐसा शेप काट देते हैं कि नहीं काट देते? काट देते हैं। तो वो होता है त्रिज्या खंड। क्या होता है? ये होता है आपका त्रिज्या खंड। ठीक है, चलिए अब कभी कभी ऐसा भी तो कर देते हैं बेटा, जल्दबाजी में ऐसी की जगह ऐसा ही पीस काट दिया, उसको कितना काट दिया, वो होगा वृत्तखंड। क्या होगा? वृत्तखंड। यानी कि जीवा के अनुदेश काटते हैं उसको बोलते हैं वृत्तखंड, और त्रिज्या के अनुदेश काटते हैं उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्लियर हुआ? खंड का क्या मतलब होता है? त्रिज्या खंड और वृत्तखंड। त्रिज्या खंड का मतलब होता है त्रिज्या के अनुदेश काटा गया भाग, है ना, यानी कि हिस्सा। और वृत्त खंड का मतलब वृत्त के अनुदिश काटा गया भाग, यानी कि हिस्सा। चलिए अब एक और चीज बता देता हूं आपको इसमें। अब आपका इसमें रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा, कुछ सूत्र हैं जिनको याद रखें अपन। वृत्त का क्षेत्रफल फर्स्ट है, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 डिग्री, थीटा बटे में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आगे बस समझ, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। अगला चैप्टर कौन सा है बेटा 10 के बाद?
अगला चैप्टर बताइए बेटा। मेरे नंबर पे लगा लो, मेरे नंबर पे लगा लो। देखो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें बेटा देखिए ये दोनों एक जैसी चैप्टर हैं, मतलब इसी चैप्टर का भाग है ये। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे अपन ने 8 9 पढ़ा था अभी, ऐसे ही क्या है 10 और 11 है। इसमें अपन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ये सब पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक है बेटा। देखिए जरा, अब इसमें देखिए लघु और दीर्घ समझ गए। देखिए जरा अभी इसमें समझा देता हूं मैं लघु और दीर्घ क्या होता है। देखिए बेटा, देखिए ये इसका लघु वृत्तखंड हुआ, लघु मतलब छोटा, ये क्या हो गया लघु, और ये बाकी का जो बचा है वो कैसा हुआ दीर्घ। लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आपकी बात करेंगे किसकी, वृत्तखंड की, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ये जीवा द्वारा ये लघु वृत्तखंड हो गया, और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो कैसा हो गया दीर्घ वृत्तखंड हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए बाकी फॉर्मूलेज अपन ने देख ही लिए बेटा, ठीक है। चलिए आपका एक क्वेश्चन और बचेगा, बचा हुआ है बेटा चैप्टर नंबर 10 में, थोड़ा सा स्किप हो गया था, बता नहीं पाया। देखिए जरा, आपसे पूछा जाएगा स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। स्पर्श रेखा और वृत्त में आपसे पूछा जाएगा स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। देखो बेटा स्पर्श रेखा उस रेखा को कहते हैं बेटा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है, और छेदक रेखा उसको बोलते हैं बेटा जो वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद करती है, दो जगह पर। देखिए बेटा इस टाइप की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दो बिंदुओं पर काटती है, एक यहाँ पे काटा एक यहाँ पे काटा। और आपकी जो स्पर्श रेखा होती है वो सिर्फ क्या करती है वृत्त को स्पर्श करके जाती है। देखिए जरा यूं ऐसे, ठीक है, आई बात समझ में। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं छेदक रेखा। समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा आपका चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या पढ़ोगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए इसमें क्या है, इससे आपके ओटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले बेटा, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि बेलन का आयतन बताइए, ठीक है, गोले का आयतन बताइए, ठीक है, घन का आयतन बताइए, घनाभ का आयतन बताइए, ठीक है। ये सब आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसमें सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है ना। अब आया आपका चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। क्या है सांख्यिकी। इसमें भी बेटा क्या है, इसमें आपसे माध्य पूछेगा और बहुलक पूछेगा। क्या पूछेगा, बहुलक माध्य। माध्य का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा आपको, माध्यमान है ना, और बहुलक माध्य माध्यिका और बहुलक तीन पूछता है। बहुलक जिसकी बहुलता ज्यादा है, जो अधिक बार आ रहा है वही आपका क्या होता है बहुलक होता है, ठीक है बेटा। माध्यमान जानती होंगे आप, मध्यिका यानी मध्यिका, माध्यमान, देखिए ये सब पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट देखिए लास्ट है आपका प्रायिकता। क्या है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है संभावना, क्या होता है बेटा संभावना, ठीक है। चलिए इन सब पे आधारित अब थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में बता देता हूं। देखिए बेटा मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल आएगा। आपने बोला कि टेल आएगा सर, हो सकता है टेल आ जाए, जरूरी थोड़ी ना कि टेल ही आएगा, हेड भी आ सकता है। तो कितनी संभावनाएं हुई बेटा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कुल परिणाम क्या हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, क्या या तो हेड या फिर टेल। लेकिन आएगा क्या, आएगा एक ही, या टेल या हेड, ठीक है। आप देखिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है बेटा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर अनुकूल 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 परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है ना। यानी कि हेड और टेल, एक सिक्के को उछालूंगा दो ही परिणाम होंगे हेड और टेल। अनुकूल परिणाम आएगा कुछ एक ही, या तो हेड आया या टेल। तो एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता क्या बनेगी बेटा 1/2। समझ में आया। चल
अब अपन कर लेते हैं बेटा इन क्वेश्चनों का आंसर। चलिए ठीक है बेटा, ओके चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा।